Hello everyone, welcome to शिवराज IAS. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो आज है 5 फेब और स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस. देखो फर्स्ट आर्टिकल आया है जो एजुकेशन सेक्टर में इस बार बजट एलोकेशन जो बढ़े हैं उसको लेके है. ये कहता है कि इसमें इस बार स्पेशल एम्फेसिस रहा है हायर एजुकेशन, स्कूल कनेक्टिविटी और इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को लेके. लेकिन इसके बावजूद ये आर्टिकल हाईलाइट करता है कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी गैप्स है ना, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसको कि एसर रिपोर्ट जो आई थी उसने भी इसको हाईलाइट किया था. तो देखते हैं कि इस बार बजट में क्या मेजर अनाउंसमेंट्स हैं. देखो सबसे पहली बात है, इस बार जो एजुकेशन बजट है इसमें एआई और डिजिटल लर्निंग पे फोकस दिया गया है. इसके अलावा 500 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए. ठीक है. और फिर स्कूल्स को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी और 5 नए थर्ड जनरेशन आईआईटीज एस्टेब्लिश होंगे, ऐसा इसमें बोला गया है. इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी प्रमोट किया जाएगा इसके तहत. ठीक है. नेक्स्ट है हायर एजुकेशन फंडिंग. देखो हायर एजुकेशन के लिए 7% बजट इंक्रीज़ किया गया है. पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल का जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर था वो 10% ज़्यादा था जितना प्रपोज था. ठीक है ना. मतलब इस बार का बजट रियलिस्टिक टारगेट्स को पूरा करने के लिए थोड़ा कम लग रहा है. अगर पिछली बार ही वो प्रपोज से ज़्यादा बैठा था तो इस बार ये और उल्टा कम लग रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है यूजीसी रिफॉर्म्स, जिसमें कि 4 ईयर डिग्री कोर्सेज, बाई एनुअल एडमिशन्स और इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने की बात हो रही है. उसके लिए फंडिंग इसमें काफ़ी कम लग रही है. ठीक है ना. जो यूजीसी रिफॉर्म्स करना चाहते हैं उसके लिए भी फंडिंग जो है वो कम है और फंडिंग की रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट है अब जो स्कूल एजुकेशन है उसके लिए चैलेंजेस क्या हैं. देखो जो एसर रिपोर्ट आई थी, ठीक है, इसमें स्कूल एजुकेशन का जो सिस्टम है इसकी कुछ मेजर गैप्स को हाईलाइट किया था इसने. ये कहती है कि कोविड-19 के बाद जो FLN गैप्स हैं, ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी लेवल्स जो हैं ये इम्प्रूव तो हुए हैं पर अभी भी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. 2026-27 तक FLN का जो टारगेट है वो अचीव करना चाहिए, पर उसके लिए अभी मतलब काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, जो कि निपुण भारत के अंदर ये टारगेट्स हैं इनको अचीव करने की ज़रूरत है हमें. ठीक है. जो बजट एलोकेशन है फॉर स्कूल एजुकेशन वो क्या है. देखो इस बजट में स्कूल एजुकेशन के लिए 11,000 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड दिया गया है जो कि 16% ज़्यादा है पिछले साल से. लेकिन बजट का सिर्फ 1.55% ही स्कूल एजुकेशन के लिए एलोकेट किया गया है इसमें. ठीक है. और 2012 से ये रेशो मतलब ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है, जो कि सिर्फ 0.99% GDP तक ही लिमिटेड है ये. ठीक है ना. नेक्स्ट है इसमें जो फोकस है ना वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पे भी है. जो गवर्नमेंट है ना वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फुली इम्प्लीमेंट करना चाहती है और जो मॉडल दिया गया था ना 5+3+3+4 इसको इसके स्ट्रक्चर को भी ये मतलब इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहती है जल्दी से जल्दी. ठीक है. इसके अलावा अर्ली एजुकेशन जो है उसको प्रायोरिटी दी गई है, पर प्रॉब्लम ये है कि अर्ली एजुकेशन को आपने प्रायोरिटी तो दे दी, लेकिन जो फर्स्ट ईयर से पहले जो 2 साल होते हैं उन बच्चों को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ना उनकी वो अच्छे से ट्रेन नहीं होती ना, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं कि उन छोटे बच्चों को वो डील कर सकें. ठीक है. तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और रिसोर्सेज देने चाहिए अगर अर्ली एजुकेशन को एड्रेस करना है तो अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. देखो स्कूल एजुकेशन को अगर स्ट्रेंथन करना है ना तो एक फोकस्ड FLN ड्राइव चाहिए जो कि अचीव करे हाई स्किल्ड, जो कि मतलब हाई स्किल्ड वर्कफोर्स अगर चाहिए आपको तो उसके लिए FLN ड्राइव को के जो गैप्स हैं उनको फुलफिल करना होगा. नहीं तो जो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट है जो गवर्नमेंट है इसको फंडिंग बढ़ानी चाहिए फाउंडेशनल एजुकेशन के लिए, जिससे कि ये इंश्योर करे कि इंडिया FLN जो टारगेट हैं अंडर निपुण भारत उनको अचीव कर पाए 2026 वालों को. अब टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगले कुछ ही साल इसमें बहुत ज़्यादा क्रूशियल साबित होने वाले हैं अगर इंडिया को प्रोग्रेस करनी है स्कूल एजुकेशन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए. ठीक है ना. तो कंक्लूजन यही है कि जो बजट है ये मतलब एजुकेशन को लेके इसकी मतलब इंटेंशंस तो काफ़ी अच्छे हैं. ठीक है.
लेकिन फंडिंग लेवल्स जो है ना वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अब इसने एआई और हायर एजुकेशन पे फोकस जो बढ़ाया है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो फाउंडेशनल लर्निंग्स है ना, फाउंडेशनल लर्निंग और अर्ली एजुकेशन सिस्टम, इसको अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो फिर जो स्किल्ड वर्कफोर्स है आगे वो कैसे बनेगी बिना बिना इम्प्रूवमेंट्स किए इसमें, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है इसमें, ये सब बोला गया है। सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल। द यूएसए's WHO एग्जिट ए चांस टू रीशेप ग्लोबल हेल्थ। देखो इस आर्टिकल में बात हुई है कि जो यूएस का विड्रॉल है WHO से, वो उसने ग्लोबल कंसर्न्स रेज किए हैं कि मतलब जो WHO की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और ओवरऑल फंक्शनैलिटी है वो इससे इम्पैक्ट हो सकती है। लेकिन ये आर्टिकल कहता है कि इंस्टीड ऑफ फोकसिंग सोलली ऑन दीज रिस्क, ठीक है, ये जो विड्रॉल है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी यूज़ किया जा सकता है टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्गर WHO, जिसमें कि जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इनका रोल और इनकी लीडरशिप इंक्रीज की जा सकती है। तो सबसे पहले ये बात करता है कि सबसे पहले समझते हैं कि जो WHO का फंडिंग मैकेनिज्म है वो किस तरह से होता है। देखो जो WHO की फंडिंग है ना वो दो तरीके से आती है। एक है असेस्ड कंट्रीब्यूशंस, जो हर कंट्री होता है वो अपनी एनुअल मेंबरशिप फीस के रूप में इस WHO को देता है, ठीक है। इसमें जो US है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था और एक बहुत अगर उसके विड्रॉल से एक सिग्निफिकेंट फंडिंग गैप आएगा। और दूसरा है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस, जो कि अलग अलग डोनर कंट्रीज होते हैं, NGOs होते हैं या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी जो US का वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस का शेयर था वो 15% ऑफ WHO फंडिंग था इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है ना। तो ये जो विड्रॉल है US फंडिंग का, मतलब तो फिर उससे WHO को कुछ अल्टरनेटिव्स फाइंड करने की ज़रूरत है अगर उसको सस्टेन करना है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो मतलब की इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं WHO के सामने, WHO क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। पहला है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। देखो मतलब पिछले कुछ सालों से जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है ना इन ग्लोबल हेल्थ वो वीकन हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप ही नहीं हो पाया है जो WHO है, ठीक है ना। और वैसे भी WHO पे वेस्टर्न नेशंस जो होते हैं ना उनका ज़्यादा कंट्रोल रहा है हमेशा से ही, जो कि पॉलिसी मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस करता रहा है हमेशा, ठीक है। और नेक्स्ट है जो फंडिंग है ना वो ज़्यादातर वॉलंटरी डोनेशंस पे डिपेंडेंट रहती है, जिसमें कि डोनर कंट्रीज जो होते हैं वो अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट्स फंड करते हैं, जो उन्हें चाहिए उस हिसाब से वो फंड करते हैं, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है जिसमें लो इनकम नेशंस को अंडर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, क्योंकि उनके पास क्या है पॉलिसी डिसीजंस में उतना रोल नहीं होता जितना कि एक जो ज़्यादा फंडिंग दे रहा है उसका होता है, ठीक है ना। तो ये सारे चैलेंजेस थे और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को अगर कम करना है तो अब एक मतलब WHO को एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के रूप में खड़ा करना होगा, ठीक है। तो ये जो क्राइसिस आया है इससे ग्लोबल साउथ को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। देखो पहला है जो ब्रिक्स और अफ्रीकन एशियन नेशंस है ना इनकी लीडरशिप इसमें बढ़ सकती है। कैसे, जो कंट्रीज़ है ना जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये मतलब इनको WHO को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। ये इससे क्या होगा, जो वेस्टर्न डिपेंडेंस है ना वो कम होगी और नए फाइनेंशियल मॉडल्स लाने में इससे मतलब हेल्प मिलेगी, ठीक है। सेकंड है लोकल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो उनकी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं उसमें, जो उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए लोकल हेल्थ एक्सपर्टीज़ को, ठीक है। जो WHO का जो हेल्थ रिसर्च और डिसीजन मेकिंग है वो अभी भी वेस्टर्न एक्सपर्ट्स के कंट्रोल में है। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए, उन्हें अपने लोकल पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना चाहिए जो अपनी कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ को बेटर समझते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है जो WHO हेडक्वार्टर्स हैं उनका डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है। अभी WHO का जो हेडक्वार्टर्स है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जो कि काफ़ी कॉस्टली और वेस्टर्न सेंट्रिक है, ठीक है ना। अगर इसे अफ्रीका या फिर एशिया के किसी रीजन में शिफ्ट किया जाता है तो ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी और ग्लोबल हेल्थ डिसीजंस जो हैं वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे इससे, ठीक है ना। नेक्स्ट है फेयर रिप्रेजेंटेशन इन WHO लीडरशिप। देखो अब तक WHO के जो मेजर डिसीजन मेकिंग रही है ना वो हाई इनकम कंट्रीज़ के हाथ में रही है। अब डेवलपिंग नेशंस को लीडरशिप पोजीशंस के लिए ज़्यादा डिमांड रखनी चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में, ताकि डिसीजंस उनके इश्यूज़ के मुताबिक बन सकें,
ठीक है ना, जिससे कि उनके जो इश्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके। अब इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? देखो, ये हो सकता है कि यूएस जो है वो फ्यूचर में WHO में वापस आ जाए, मतलब उसको फिर से ज्वाइन कर ले। लेकिन अभी का जो मूवमेंट है उसमें एक नया बैलेंस्ड और इंक्लूसिव WHO बनाने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज WHO फंडिंग और पॉलिसी मेकिंग में लीड करते हैं तो एक ज़्यादा और मोर इफेक्टिव ग्लोबल हेल्थ सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है इससे। ठीक है ना, तो इस आर्टिकल में मेनली यही बात हुई है, जो यूएस का एग्जिट है उसको चैलेंज के तौर पे ना देख के उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए, और जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इनका रोल इसमें बढ़ाया जाए, इनका लीडरशिप रोल जो है वो बढ़ाई जाए इसमें। ठीक है ना, तो एक नया इंस्टीट्यूशन के तौर पे हम इसे खड़ा कर सकते हैं WHO को। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया इंडोनेशिया टाइज ऐसे बेकन फॉर ग्लोबल रिलेशंस। देखो, इस आर्टिकल में बात हुई है जो इंडिया और इंडोनेशिया की जो इस रिलेशनशिप है ना, ये हिस्टोरिकल टाइज पे बनी है। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है वो बहुत अच्छा है, स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं दोनों। ठीक है, अभी जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने रिपब्लिक डे परेड में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब ये एक मतलब हिस्टोरिक मूवमेंट था, क्योंकि 1950 में जो इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट थे ना, सुकर्नो, वो भी इंडिया के फर्स्ट रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। ठीक है, तो दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं ना वो मतलब काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और बायलैटरल ट्रेड जो है उनका, उसमें भी दोनों का मतलब काफ़ी फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट दिखता है, और उनका जो ट्रेड पोटेंशियल है वो काफ़ी हाई है। जो इंडिया और इंडोनेशिया है ना, वो दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं। इंडिया का GDP ग्रोथ 6.5% और इंडोनेशिया का 5.1% एस्टिमेट किया गया है अभी तक। अब दोनों कंट्रीज़ का जो ट्रेड है वो अभी $30 बिलियन का है, लेकिन अगले 10 ईयर्स में ये 4 गुना तक बढ़ सकता है। तो इंडियन कंपनी जो है ना वो इंडोनेशिया में $1.56 बिलियन इन्वेस्ट कर रही हैं, और इंडोनेशियन इन्वेस्टमेंट अभी 653 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। ठीक है ना, अब सिक्योरिटी और मैरीटाइम कोऑपरेशन के मामले में मतलब काफ़ी स्टेबल दिखता है। ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटजिक रोल प्ले करते हैं। 2018 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप शुरू हुई थी, जो डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म, इनमें भी दोनों कंट्रीज़ काफ़ी अच्छे से कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, अब ये जो इंडिया इंडोनेशियन रिलेशंस हैं ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कहाँ बैठती हैं? देखो, इंडोनेशिया क्या है, इंडोनेशिया ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहा है। ठीक है, उसको ज्वाइन करने के लिए फॉर्मली इनवाइट किया गया है। अब इसके साथ ही अब इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ट्रेड बैरियर्स के टाइम पे और मतलब थोड़ा सा उभर के आई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कुछ टैरिफ्स लगाए हैं। अब ये क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का सप्लायर रहा है, जैसे कि निकल, कॉपर, बॉक्साइट, ठीक है, इंडोनेशिया, तो ये मतलब काफ़ी मेजर रोल प्ले करता था उसमें नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सपोर्ट में, इंक्लूडिंग फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर US। ठीक है ना, तो अब इस पर अगर वो टैरिफ्स लगेंगे तो सीधी सी बात है इसका इम्पैक्ट उस पर भी पड़ेगा, US की मार्केट्स पे भी। ठीक है ना, तो कंक्लूजन यही है कि जो मतलब इंडिया और इंडोनेशिया है ना, ये 76 ईयर्स का जो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ये जो शेयर कर रहे हैं, ये बॉन्ड मतलब सिर्फ ट्रेड सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है, ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में एक हेल्प कर सकता है। ठीक है ना, सो दिस वॉज ऑल इन दिस आर्टिकल। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाई द टैक्स कट्स आर ए वन वे गैम्बल। देखो, बजट ने सबसे बड़ा टैक्स कट अनाउंस किया है इस बार। ठीक है, जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स हैं ना, उनके लिए 42,000 करोड़ का टैक्स रिलीफ दिया गया है इसमें, और जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो लोग हैं ना, ये ज़्यादा खर्चा करेंगे और जिससे कि कंजम्पशन बढ़ेगा और इकोनॉमी ग्रो करेगी। पर ये जो इन्होंने तरीका अपनाया है ना, ये काफ़ी बड़ा मतलब गैम्बल साबित हो सकता है। इससे हो सकता है कि आप रियल में सक्सेसफुल भी हो जाएं, कि आप जो प्लान कर रहे हैं आपकी उससे कंजम्पशन बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो वो हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए, अदरवाइज़ ये फेल भी हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो टैक्स रिबेट है ये मतलब ये है क्या, इसका लॉजिक क्या है। देखो, गवर्नमेंट का कहना है कि अगर लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी ना, तो वो ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, नए घर खरीदेंगे, नए बिजनेस शुरू करेंगे, जिससे कि इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अगर GDP ग्रोथ होती है तो फिर कॉरपोरेट टैक्स जो है और जो GST कलेक्शंस हैं वो दोनों बढ़ेंगे उससे, जो कि इनकम टैक्स से होने वाला जो रेवेन्यू लॉस है उसको पूरा कर सकते हैं, उसको मतलब भरपाई कर सकते हैं।
ठीक है। अब गवर्नमेंट का एस्टिमेट ये है कि 82,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा, जो अभी जो ये रिबेट दिया है इन्होंने, पर इससे 1.8 लाख करोड़ का जीडीपी ग्रोथ जनरेट होगा। और अगर लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो टैक्स कलेक्शन वापस आ सकता है, ठीक है ना। पर इसके कुछ पोटेंशियल रिस्क भी हैं, ठीक है। देखो, अगर जो लोग हैं वो स्पेंड करने की बजाय सेव करना शुरू कर दें, या फिर जो मार्केट का कॉन्फिडेंस है वो गिर जाए, या फिर जो ग्लोबल रिसेशन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, ऐसा कुछ आ जाए, तब क्या होगा, ठीक है। अब अगर स्पेंडिंग ना बढ़ी तो फिर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है इस पर पड़ेगा, जिससे कि गवर्नमेंट को अपने इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उनका बजट कट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अभी भी इन्होंने क्या किया है, जो मतलब कुछ फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें फ़ंड इसने मतलब रिड्यूस कर दिए हैं, जैसे कि जल जीवन मिशन हो गया, उसमें 47,000 करोड़ का कट लगा है। ऐसे ही पीएम आवास योजना में कम किया गया है लगभग 24,000 करोड़ का। ऐसे ही जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें भी कट किया गया है 3,500 करोड़ का, ठीक है। तो अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो फिर लोगों की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं ना और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है। और देखो, ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन और इकोनॉमिक वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ये डायलेमा रहा है ना, ये बहुत मतलब एक चैलेंजिंग रहा है हमेशा से ही। गवर्नमेंट का प्लान है कि फिस्कल डेफिसिट को 4.4% ऑफ जीडीपी तक रखना है, जो कि 2022 में 6.4% था। पर अगर रेवेन्यू कलेक्शन कम रहा तो या तो और स्कीम्स का बजट कटेगा, जो बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स बची हैं, या फिर गवर्नमेंट को और बोरोइंग्स बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है ना, जिससे फिर फिस्कल डिसिप्लिन डिस्टर्ब होगा। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है ये सिर्फ दो तरीके से हो सकता है। एक ऑप्शन तो ये है कि ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है वो वाकई उसी हिसाब से ग्रो करे कंट्री, ठीक है, और टैक्स कलेक्शंस वापस नॉर्मल हो जाएं जैसे एक्सपेक्ट किए हैं गवर्नमेंट ने। और दूसरा ऑप्शन फिर ये है कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है उस पर वो कट लगाए, ठीक है ना, जिससे कि फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके। लेकिन इससे क्या होगा, अगर गवर्नमेंट स्पेंड कम करेगी तो उससे क्या हो सकता है, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है ना वो और डीप जा सकता है, उसका ये रिस्क है। तो और हिस्टोरिकली जो ट्रेंड्स हैं वो भी ये दिखाते हैं कि हर बार जब टैक्स कट्स दिए जाते हैं ना तो उतना बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट नहीं मिलता जितना गवर्नमेंट उसको मतलब एक्सपेक्ट करती है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो असली बात ये है कि ये जो है ना ये गैम्बल ही है, अब ये काम करेगा कि नहीं ये मतलब आगे पता चलेगा। और वो डिपेंड करेगा कि अगर लोग स्पेंड करते हैं तब तो ये जो बजट है ये सक्सेसफुल हो जाएगा, पर अगर लोग कॉशियस हो गए और सेव करना स्टार्ट कर दिया तो फिर इससे इकोनॉमी जो है उस पर स्लो डाउन की फेज में जा सकती है। अगर कॉरपोरेट प्रॉफिट्स और जीएसटी कलेक्शन इसमें बढ़ा नहीं ना तो फिस्कल डेफिसिट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है ना। अब इसमें एक और जो बड़ा फैक्टर है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है तो उससे एक्सपोर्ट्स गिरते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट ही ना आए। तो सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन पे मतलब इंडिया को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इससे मतलब जो ग्लोबल कंडीशंस हैं वो भी इम्पेक्ट कर सकती हैं, इनके बारे में भी सोचना चाहिए था। तो ओवरऑल इसका ये कहना है कि ये जो बजट है ना ये मतलब एक तरीके का गैम्बल ही है। अगर सही से चल गया तो इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाएगा, पर अगर लोगों ने ज़्यादा सेविंग स्टार्ट कर दी तो फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है इससे उल्टा। तो गवर्नमेंट के पास लिमिटेड ऑप्शन ही बचे हैं, और वेलफेयर स्कीम्स को फ्यूचर में अगर कट नहीं करना है तो ग्रोथ चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब नहीं तो फिर इम्पैक्ट पड़ेगा वेलफेयर स्कीम्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है, वो स्लो हो सकते हैं, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक मतलब बहुत बड़ा झटका लग सकता है उससे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ना ये उससे रिलेटेड है, ब्लैक होल से रिलेटेड। इसमें मतलब सिर्फ प्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसको आप बस ये नोट्स डाउनलोड कर लेना और इसमें देख लेना। इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं है, ना ये मेंस के लिए रिलेवेंट है कुछ ज़्यादा, लेकिन प्री के लिए इसमें कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, वो एक बार इसमें देख लेना नोट्स डाउनलोड करके। थैंक यू सो मच।